हेलो, नमस्कार सर। आपने फ़ाउन एफ़एम हिंदुस्तानी रेडियो के लिए आज टाइम निकाला हमारे सभी सुनने वालों के लिए। आप एक मैसेज देने वाले हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, मेरी तरफ से और पूरे फ़ाउन एफ़एम फ़ैमिली की तरफ से। बहुत-बहुत धन्यवाद रेडियो शो पर आने के लिए। थैंक यू पवन, एज ऑलवेज इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू टॉक टू यू। बड़ी खुशी है कि आपके साथ बात करने का ये मौका मिला है और मैं आपको और अपने सभी श्रोताओं को मेरी बधाई देना चाहता हूँ। जी, थैंक यू सर। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने फेस टू फेस बातें की हैं, सामने बैठ के आज ये मौका मिल रहा है कि वर्चुअली लाइव वेब कैमरा पे देख के हम एक-दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेकिन यही एक आज का एक नॉर्मल सिचुएशन का सच है और ये नॉर्मल सिचुएशन का सच इसलिए है क्योंकि पूरा विश्व, पूरी दुनिया एक महामारी के दौर से गुज़र रही है, जो कि है कोरोना वायरस यानी कोविड-19। सर इसी के रिगार्डिंग मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज की डेट में क्या स्टेटस है, क्या अपडेट्स हैं इंडिया की तरफ से नीदरलैंड सरकार की तरफ से जो एक मैसेज आप हम सब भारतीयों को या भारतीय मूल के लोगों को देना चाहते हैं? देखो पवन, आई थिंक वो जो जनरल बात है सब लोग जानते हैं। एक तो इंडिया में अभी भी सिचुएशन काफी नाजुक है। नंबर्स बढ़ते जा रहा है, खासकर मुंबई और दिल्ली में। और हमें बहुत ही होशियारी से, बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है। उसी के साथ साथ भारत सरकार ने तो ओपनिंग अप भी शुरू किया, क्योंकि इकोनॉमी भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए अलग अलग फेसेस में हर स्टेट को अधिकार दिया गया है कि वो अपने रिलैक्सेशन अनाउंस करें, जहां प्रॉब्लम्स बहुत ही सीरियस नहीं है, जहां कंटेनमेंट जोन्स नहीं है। अगर नेदरलैंड्स को देखे तो नेदरलैंड्स का सिचुएशन काफी अंडर कंट्रोल है। यहाँ का नंबर्स रेगुलरली नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ के गवर्नमेंट ने सितंबर 1 तक एक पूरा शेड्यूल अनाउंस कर चुके हैं अभी तक, जिसमें उन्होंने बताया है कि जून 1 से क्या क्या लिबरलाइज होगा, जुलाई 1 से क्या क्या लिबरलाइज होगा और सितंबर 1 के बाद क्या स्थिति होगी वो एंड अगस्त में हमें पता चलेगा। तो मैं ये बोलना चाहूंगा अपने पूरे इंडियन कम्युनिटी के सदस्यों को कि हम नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन नॉर्मलसी अभी भी पहुंचे नहीं है। आज भी डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल ने तो अनाउंस किया है कि पूरे यूरोप में नंबर्स कम हो रहा है, लेकिन पूरे विश्व को देखिए तो नंबर्स बढ़ते जा रहा है। तो अभी भी रिस्क बहुत है। और खासकर जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनको मेरी एडवाइस ये होगा कि जितना आप हो सके आप अपना ट्रैवल पोस्टपोन करिए। नॉर्मल ट्रैवल की स्थिति आए नहीं है अभी तक, और सिर्फ बहुत ही इमरजेंसी या कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस है, उसी वक्त पे आप यात्रा कीजिए, खासकर एरोप्लेन्स में या एयरक्राफ्ट में या इंटरनेशनल ट्रैवल में। जी, थैंक यू सर। सर ट्रैवल से रिलेटेड ही क्योंकि अब आपने मेंशन किया कि थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ है सिचुएशन में इंडिया में भी और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि रिलैक्सेशन हुआ है। तो ट्रैवल के रिगार्डिंग किस तरह के ट्रैवल अभी अलाउड हैं, जो लोग जा सकते हैं? हाल ही में अभी हमने देखा कि कुछ इवैक्यूएशन फ्लाइट्स ऑर्गेनाइज़ की गई थी इंडिया की तरफ से और काफ़ी सारे जो यहाँ पर बसे हुए हिंदुस्तानी लोग थे, वो लोग वापस इंडिया गए। अ, वो किस बेसिस पर गए थे और जो लोग अभी जाना चाहते हैं, वो किस तरह से उस सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं? तो अभी तक हमारा एयरपोर्ट्स जो कंप्लीटली बंद था, सिर्फ ये इवैक्यूएशन फ्लाइट्स के लिए खुला है और कुछ फ्लाइट्स जिनके लिए इंडियन अथॉरिटी से स्पेशल परमिशन लिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल केएलएम इंडिया से यूरोपियन नेशनल्स को वापस लाने के लिए कुछ फ्लाइट्स चला है। एयर इंडिया का सबसे पहला इवैक्यूएशन फ्लाइट कल जाएगा दिल्ली, और परसों एक फ्लाइट जाएगा बेंगलुरु। इसके बाद एक फ्लाइट होगा सिर्फ महीने के एंड में मुंबई के लिए। तो एयर इंडिया का 3 फ्लाइट है जो एम्स्टर्डम के लिए यमार्क्ड है और यहाँ से लोगों को ले जा सकते हैं। लेकिन अभी भारत सरकार का इंस्ट्रक्शंस ये है कि सिर्फ वही लोग जिनको बहुत ही
कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस है वो वापस जा सकते हैं। उनको एम्बेसी को ईमेल के जरिए अप्लाई करना पड़ेगा, या एम्बेसी ने एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला है हमारे वेबसाइट में, उस पर रजिस्टर करना चाहिए। और उसके जरिए जिसको कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस है, क्या है ये कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस? एक तरह से कोई फैमिली इमरजेंसी इंडिया में, या यहाँ आके स्ट्रैंडेड हो गए हैं जो टूरिस्ट वगैरह हैं या रिलेटिव्स को विजिट करने के लिए आए हैं। और तीसरा ये है कि जो जिनका काम नष्ट हो चुकी है और यहाँ उनको रहने का अवसर नहीं है, यहाँ का स्थिति अनुकूल नहीं है, तो और फिर वो जो जाना चाहेंगे। तो यही है मेन कैटेगरीज जो कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस है। जी, और ये जो कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं, इसमें अगर कोई एम्बेसी को अप्रोच करता है, तो जनरली इमरजेंसी सिचुएशन अगर कंसीडर करें, तो कितना टाइम में एक डिसीजन उनको मिल सकता है? नहीं, देखिए, डिसीजन तो फ्लाइट पर निर्भर है। हम एम्बेसी तो बहुत जल्दी लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब फ्लाइट है तभी पता चलेगा कि कितना सीट है उसमें और कितने लोग उसमें जा पाएंगे और कैसे वो फ्लाइट कनेक्ट कर रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल ये कल का जो फ्लाइट है, इसके बारे में सिर्फ 2-3 दिन पहले हमें फाइनल डिटेल्स मिला था, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था कि वो मिडिल सीट फिलअप कर सकते हैं कि नहीं, और उसके उस पर निर्भर था टोटल कितना सीट्स होगा। और अगर सीट्स कम हुए तो फेयर भी और ऊपर हो जाता था, बिकॉज एयर इंडिया को अपना कॉस्ट कवर करना चाहिए। तो एनीवे अभी रिसॉल्व हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मिडिल सीट भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं, और उन्होंने कुछ कंडीशंस वगैरह रखा है उसके लिए। तो उसके मुताबिक सबसे पहला फ्लाइट कल जाएगा और परसों जाएगा सेकेंड फ्लाइट एम्स्टरडैम से एयर इंडिया। इसके बीच में हमने जितने भी स्ट्रैंडेड इंडियन, सबसे पहले जब लॉकडाउन हुआ था मार्च में, तब हमने कुल मिलकर 150 स्ट्रैंडेड इंडियंस को एयरपोर्ट से केएलएम के फ्लाइट, स्पेशल फ्लाइट के जरिए वापस भेजा। और 2 हफ्ते पहले एक दूसरे केएलएम फ्लाइट से लैटिन अमेरिका से में जो स्ट्रैंडेड इंडियंस थे उनको वापस जाने का इंतजाम किया, और उसके साथ साथ यहाँ के लोगों को भी हमने वापस भेजा है। वो दोनों केएलएम फ्लाइट, एक मुंबई के लिए गई थी और दूसरा दिल्ली गई थी। जी, तो अभी आने वाले टाइम में क्या इस तरह की फ्लाइट्स और ज़्यादा बढ़ेंगी या फिर उसमें कम हो सकता है? क्योंकि अगर आप केस देखें, नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, अभी तक हमें तो सिर्फ ये तो एक डायनामिक सिचुएशन है, मूविंग सिचुएशन है। तो अभी तक हमें जो खबर है वो सिर्फ एंड इस महीने के एंड तक के बारे में है, और इस महीने के एंड में मुंबई के लिए मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद के लिए एक फ्लाइट होगा एयर इंडिया का। उसके अलावा हमें कोई खबर नहीं है, लेकिन हम तो कोशिश करते हैं कि एम्बेसी को जब भी खबर मिलता है किसी एक फ्लाइट में लोगों को वापस भेजने का कोई पॉसिबिलिटी के बारे में, वो तुरंत हम उसका प्रचार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने फ्रैंकफर्ट में, अगर कोई फ्रैंकफर्ट से जाने के लिए तैयार है, तो फ्रैंकफर्ट से हमने एक विंडो खोलने की कोशिश की है, क्योंकि वहां से ज्यादा एयर इंडिया फ्लाइट्स होते हैं। ऐसे ही पेरिस से भी एक विंडो खोलने की एफर्ट में है। जी, बिल्कुल। वहां से फ्रैंकफर्ट और पेरिस से अलग अलग इंडियन डेस्टिनेशंस के लिए एयर इंडिया का फ्लाइट होगा, लेकिन ये सब निर्भर है कुल मिलकर यूरोप में कितना पैसेंजर्स कौन सा डेस्टिनेशन के लिए हैं, क्योंकि चाहते हैं कि अगर वो एक फ्लाइट खाली इंडिया से भेज रहे हैं और लोगों को वापस ले जाना है, तो कम से कम फुल फ्लाइट जाना चाहिए। जी, एक सवाल आया है एक सुनने वाले से कि एक फ़ियर है लोगों में, क्योंकि उनको शायद पूरी जानकारी नहीं है कि अगर वो एक फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो दिल्ली से सॉरी नीदरलैंड से अगर दिल्ली ट्रैवल करते हैं और दिल्ली से फिर किसी एक स्टेट के लिए फ़्लाइट लेते हैं, तो उनका क्वारंटाइन पीरियड किस तरह से देखा जाएगा? क्योंकि उनके पास जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है या रूमर्स के थ्रू कलेक्ट की है कि उनको 14 डेज़ क्वारंटाइन किया जाएगा दिल्ली में, या जो फर्स्ट पोर्ट होगा वहाँ पर, और उसके बाद फिर उनको क्वारंटाइन किया जाएगा उनके अपने होम स्टेट पोर्ट पे। ये कितनी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो फर्स्ट पोर्ट ऑफ अराइवल है, अगर दिल्ली या मुंबई पहले जा रहे हैं,
तो क्वारंटीन वहीं पे होना चाहिए। वो पहले 2 हफ्ते के लिए था, वो अब 1 हफ्ता कम हो गया है, तो और 1 हफ्ते के लिए हैं अभी जो इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद वो अपने स्टेट्स जा सकते हैं, लेकिन हर स्टेट का अपना-अपना रूल्स है। जी। तो उनको पहले पता करना पड़ेगा कि उस स्टेट का रूल क्या है, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। जी, कुछ तो ये स्टेट्स एक ये परमिट करते हैं कि घर में क्वारंटीन बिताएं, कुछ स्टेट्स बोल रहे हैं कि 2 हफ्ता, कुछ स्टेट्स बोल रहे हैं कि 1 हफ्ता। ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स पिक्चर है। अलग-अलग स्टेट का अलग-अलग पॉलिसीज है, तो वो खुद उनको पता करके उनको जाना पड़ेगा। जी, तो ये एक पॉसिबिलिटी मिनिमम हो सकती सेंट्रल है। गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है कि फर्स्ट पोर्ट ऑफ अराइवल में 1 हफ्ते का क्वारंटीन। इसके लिए वहाँ उन्हें अलग-अलग रेट्स पे होटल्स वगैरह का इंतज़ाम किया है। जी। तो बजट को जो सूट करता है वो चूज़ करके उस होटल में वो रह सकते जी। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनको क्वारंटाइन 2 जगह पे होना पड़े, लेकिन ये उनको चेक करना चाहिए अपने लोकल स्टेट पर भी। हैं। उनका फाइनल डेस्टिनेशन क्या जी, है, वहाँ चेक बिल्कुल। करना पड़ेगा। जी, थैंक यू सर। अच्छा, ये अभी की सिचुएशन में जब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इधर से उधर फ्लो हो रही है और लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, एक काफ़ी दबाव होगा इंडियन एम्बेसी वीज़ा सेंटर्स पर, आपके कर्मचारियों पर, तो वो किस तरह से क्या-क्या सर्विसेज़ आप टॉप प्रायोरिटी पे प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर वीज़ा सेंटर्स में लोग विज़िट करना चाहें या इंडियन एम्बेसी में विज़िट करना चाहें, तो व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज़ दे कैन एक्सपेक्ट? देखिए, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, हमें अपने एम्बेसी और वीएफएस जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, उनके ऑफिसेस भी बंद करना पड़ा। जी, हम भी ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम मोड पे थे जी, और स्केलेटल सर्विसेज जब ज़रूरत है, लोग आते थे। हमें ये इम्पोर्टेंट था कि हम फुली फंक्शनिंग रहें, जी, लेकिन वो ऑनलाइन मोड, ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स वगैरह के ज़रिए हम फुली फंक्शनिंग रहे और इंडियन कम्युनिटी का जो भी रिक्वायरमेंट था, इंक्लूडिंग ये जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स को हमने वापस भेजा है, वो सब हमने फुलफिल किया है। लेकिन पिछले महीने के 20th मई 20th से शुरू होके हुँ, हुँ, हमारा सर्विस सेंटर सब खुल गए हैं। जी, वहाँ सब सर्विसेज मिल रहे हैं और इस हफ्ते से या ये जून 2nd से हमारे एम्बेसी भी पूरी तरह खुल गए हैं और सब लोग यहाँ स्टाफ पूरा है यहाँ। फिर भी हम डिस्करेज करते हैं कि लोग यहाँ बिना अपॉइंटमेंट आए, जी, पर कोई ज़रूरत हो, पूरा सर्विसेज पूरा फंक्शनिंग है और किसी को भी कोई ज़रूरत हो वो ईमेल कर सकते हैं और ईमेल के ज़रिए अपॉइंटमेंट लेके वो आ सकते हैं हमसे मिलने के लिए या वीएफएस जा सकते हैं वहाँ का सर्विसेज लेने के लिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सर्विसेज डिसरप्टेड है, लॉजिस्टिक्स डिसरप्टेड है, इसलिए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंडिया से आना है, फॉर एग्जांपल नया पासपोर्ट्स या जी, ओसीआई कार्ड्स, इस सब में डिले हो रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा तैयार रहना चाहिए, थोड़ा पेशेंट रहना चाहिए। जी, सर्विसेज यहाँ जो अवेलेबल कर सकते थे, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इंडिया से जो चीज़ आना है, उसमें थोड़ी देरी है और वो आराम से ही आ रहा है। जी। तो इसका मतलब है कि अगर कोई नए ओसीआई कार्ड्स को अप्लाई करना चाहते हैं या फिर रिन्यूअल करवाना चाहते हैं, तो वो आ सकते हैं और करा सकते हैं। ज़रूर, ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन जो सर्विसेज़ इंडिया जाके जो यहाँ हम लोकली प्रोवाइड करते हैं, वो फटाफट कर सकते हैं। जी, जो इंडिया जाके आता है, उसमें थोड़ी डिले है। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जी। थैंक यू सर। ये इन्फॉर्मेशन डेफ़िनेटली उन लोगों के लिए काफ़ी काम आएगी जो अभी भी एक प्रोसेस में हैं या अप्लाई करना चाहते हैं या रिन्यू करना चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा है, क्योंकि जनरली ये समर यूरोपियन समर चल रहा है, यूरोपियन समर इज़ बेस्ट और यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स आते हैं जून में, जुलाई में, अगस्त में। पिछले कई सालों में हमने देखा कि इंडियन एम्बेसी बहुत ज़ोर-शोर से ये सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करती हैं। अभी हाल ही में एक इवेंट आने वाला है जो है इंटरनेशनल योगा डे, जून 21 को। पिछले कई सालों से ये बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। इस बार कोविड-19 की सिचुएशन देखते हुए इंडियन एम्बेसी क्या प्लान कर रही है इस दिन के लिए? इस साल भी हमने पहले डैम स्क्वायर बुक किया था, बड़े धूमधाम सेलिब्रेशंस का आयोजन करने के लिए। जी,
लेकिन ये कोविड सिचुएशन को लेके और यहाँ के जो लोकल रेस्ट्रिक्शंस है उसमें इवेंट्स प्रोहिबिटेड है और गैदरिंग सिर्फ मैक्सिमम 30 लोग हो सकते हैं एक जगह में। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि ये पूरा सेलिब्रेशंस ऑनलाइन कर दें इस बार और कुछ अनोखी तरीका से उसका आयोजन करें। इस पे हम इसका काम पे हम जुड़े हैं अभी आजकल और इसका प्रोमो वीडियो वगैरह तुरंत रिलीज होने वाला है। जून 21 संडे जो इंटरनेशनल योगा डे है उस दिन के 11 बजे से शुरू होके ऑनलाइन सेलिब्रेशंस होगा। यहाँ नेदरलैंड्स में इंडियन एम्बेसी और स्टिक्टिंग इंटरनेशनल योगा डे विल बी द मेन ऑर्गेनाइजर्स इन इस सेलिब्रेशंस का। और सेलिब्रेशंस में हम चाहते हैं कि हम ना बल्कि अलग अलग के योगा प्रैक्टिशनर्स को फीचर करें बट ऑल्सो कुछ सेलिब्रिटीज को यहाँ के लोगों के सामने लाएं जो योगा के बारे में बात करें, उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें और जो अगर वो खुद योगा करने वाले हैं तो कुछ डेमोन्स्ट्रेट भी करें। इसमें इंडियन डिग्नेटरीज भी होंगे, डच डिग्नेटरीज भी होंगे और पहले सालों की तरह कुछ म्यूजिक भी होगा, कुछ डांस भी होगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसको जितना इंटरेस्टिंग बनाएं उतना इंटरेस्टिंग हो। उसमें कुछ यूजफुल जानकारी होगा आयुर्वेद वगैरह के बारे में और हमें हमारी उम्मीद है कि कुछ फिल्म स्टार्स भी इसमें शामिल करेंगे, शामिल होंगे। और डच आर्म्ड फोर्सेस ने जो पिछले साल हमारे साथ थे वो उन लोगों ने ऑलरेडी कंफर्म किया कि उनका भी पार्टिसिपेशन होगा। जी, इस इवेंट के बारे में मेरे ख्याल से हमें जल्दी ही कोई लिंक, वेब लिंक बिल्कुल, एम्बेसी की वेबसाइट और एम्बेसी के सोशल मीडिया में सभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी और सब लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। और उसमें हमने तो जैसे मैंने बोला था पहला टीजर वीडियो ऑलरेडी आ गया है और बाकी इंफॉर्मेशन हम एक के बाद एक करके अभी उसको प्रोवाइड करेंगे लोगों को। जी, that's a very good idea. So we all are looking forward to join for yoga online. उसके बाद फिर हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट जो आता है वो है इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। क्या उसकी भी कुछ इसी तरह के प्लान है या फिर आप उम्मीद कर रहे हैं कि तब तक सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी और हम एक बार फिर से एम्बेसी हाउस आकर इसको एंजॉय कर पाएंगे? ये इंडिपेंडेंस डे भी पिछले सालों में हर इंडिपेंडेंस डे, हर रिपब्लिक डे के सुबह कम से कम 800 लोग हमारे इंडिया हाउस जो वासनार में है वहाँ इकट्ठे होते थे हमारा फ्लैग होइस्टिंग फंक्शन के लिए और सब लोगों से मिलने के लिए, एक साथ काम करने के लिए, एक साथ गाना गाने के लिए, कुछ रिफ्रेशमेंट शेयर करने के लिए। लेकिन इस साल वो सब परमिटेड नहीं है। कुछ रेस्ट्रिक्शंस है कि मैक्सिमम 100 लोग परमिटेड है एक जगह में। इसलिए हम सोच रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस को थोड़ा डाइवर्सिफाई करें। नेदरलैंड्स में हम देखते हैं कि कितने हम पूरे कम्युनिटी को हम एनकरेज करते हैं कि वो खुद इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस ऑर्गेनाइज करें और उसका फोटोज और उसका वीडियो हमें भेजे, उसका कवर हमें भेजे और इसको सब इकट्ठा करके हम सोशल मीडिया और वेब में उसका प्रोजेक्ट करेंगे। और हमारी कोशिश होना चाहिए, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग इस इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें लेकिन इन ग्रुप्स ऑफ 100 और नेदरलैंड्स के अलग अलग जगह में। तो अभी ये योगा डे खत्म होते ही उसका काम भी हम शुरू करेंगे और मैं अपील करना चाहता हूँ इंडियन कम्युनिटी मेंबर्स को कि आप लोग भी अपने आइडियाज ले आएं कि कैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाए, कहाँ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर सकते हैं और कैसे 100 लोगों का ग्रुप्स हम अलग अलग जगह में इकट्ठा कर सकते हैं। जी, थैंक यू सर। तो ये 2 बड़े इवेंट हैं जो हम देख रहे हैं कि आने वाले हैं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। थैंक यू सर। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू हमें मिली, हमारे तमाम सुनने वालों को मिली। एक प्रोग्राम के अंत में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप एक सोसाइटी के लिए, इंडियन कम्युनिटी के लिए एक मैसेज अपनी तरफ से अगर आप देना चाहें इस सिचुएशन में? मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये एक बहुत रेयर टाइम है, एक डिफिकल्ट टाइम है
किसी ने भी इस तरह का एक सिचुएशन पूरी दुनिया में देखा नहीं है, और दुनिया में कोई ऐसा जगह या व्यक्ति नहीं होंगे जो इससे इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, या इसको ये पैंडेमिक ने किसी ना किसी तरह उनके जीवन को स्पर्श किया है। इस वक्त में हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हमें इन्फेक्शन ना आए, हमारे जरिए किसी और को इन्फेक्शन ना मिले। अपने परिवार वाले, खासकर घर में जो बच्चे हैं और जो बूढ़े लोग हैं, उनको तो क्या खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो वल्नरेबल कैटेगरी में हैं। उसी के साथ साथ हमें एक दूसरे के सपोर्टिव रहना चाहिए, क्योंकि सब लोग घर में बैठे हैं, सब लोग सिर्फ ऑनलाइन काम करते हैं, तो हमारे मिलना जुलना बहुत कम हो गया है। फिर भी आज के ये टेक्नोलॉजी हमें इतना मीन्स प्रोवाइड करता है कि हम एक दूसरे से कांटेक्ट में रह सकते हैं। और अगर कोई डिप्रेस्ड है, अगर कोई डिमोरलाइज्ड है, किसी का काम चला गया या किसी और मुसीबत उनके जीवन में आया, तो हम सबका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उनको जितना सपोर्ट करें, हम उसको उतना सपोर्टिव रहें। और अभी जैसे हमने बताया कि इंटरनेशनल योगा डे का ऑनलाइन सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, मैं इनवाइट करना चाहता हूं कि सब लोग उस दिन हमारे ऑनलाइन पोर्टल्स विजिट करें और उस पर लॉग इन करें, और जो एक्टिविटीज हो रहे हैं उसमें शामिल हो जाएं। और इंडिपेंडेंस डे भी हम एक नई तरीका से, एक डाइवर्सिफाइड एंड डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में अलग अलग ग्रुप्स ऑफ 100 बना के हम अच्छी तरह पूरे दिल के साथ मनाएं। जी, थैंक यू सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सभी लोग जितने भी सुनने वाले हैं और तमाम नेदरलैंड के रहने वाले लोग 21 जून को इस सेमिनार में ज्वाइन करेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया, हमारे सभी सुनने वालों के लिए अपना मैसेज दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही दूसरे पार्ट में जब हम फिर से मिलेंगे इसी रेडियो शो पे, तब हम और भी बातें कर सकें अपने तमाम सुनने वालों के साथ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू पवन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार।